Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस वेलकम इन राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का सफ़र हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था कि राष्ट्रवाद का उदय होता कैसे है, कैसे लोगों के मन में ये भावना जागती है कि भारत एक राष्ट्र है और हमें इस राष्ट्र को आज़ाद करवाना है ब्रिटिशर्स से। सो गाइज अब कंटिन्यू करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। और आई होप आपने अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर भी दिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए ताकि आप और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। सो हियर इज द टॉपिक, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक से तक बहुत सारे लोग तो कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ध्यान से देखना, लाल बाल पाल, ठीक, जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने में लग गए थे। इन्हीं तीनों को बोला जाता है लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की। उनको ये बोलने लगे कि भाई इतनी नरमाई से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि कुछ लोग आपकी नरमाई के, आपकी इज्जत के लायक नहीं होते, तो उन्हें नहीं दी जाए तो ज़्यादा बेटर है। उनको उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाए, तभी वो लोग रास्ते पे आते हैं। और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों में महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज्य के लिए लड़ना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग इज्जत के लायक नहीं होते, तो उनको इज्जत ना ही दी जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसा करके आप अपना और उनका दोनों का टाइम वेस्ट करेंगे और कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी और एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी है, ठीक है। सो गाइस हमारे यहाँ से दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली निकल के आते हैं कि लाल बाल पाल के नाम क्या थे फुल? लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। ये वाला क्वेश्चन। और नेक्स्ट ये नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, दिया किसने था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस कि बंगाल का विभाजन क्या किसने था, किस वायसराय ने किया था? वायसराय कर्जन ने। ईयर 1905 में। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे और अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए, मतलब प्रशासन सही से अच्छे से चलाने के लिए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी था। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन उस टाइम ये था, सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि प्रशासकीय सुविधाएं मिलने वाली तो थी, पर इसका मतलब क्या था? किसको मिलने वाली थी ये सुविधाएं? सिंपल सा मतलब है, या तो इसका रिलेशन अंग्रेज ऑफिसर से होगा या फिर व्यापारियों के फायदे से। बट सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उनके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया, ठीक है। और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य तो ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लग जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। इससे अंग्रेजों को प्रशासन करने में नहीं, शोषण करने में सुविधा ज्यादा रहती। बंगाल विभाजन तो अंग्रेजों ने कर दिया, पर इससे पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया।
विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इसका मतलब ये है, जन प्रतिरोध का मतलब ये है कि लोग अपना गुस्सा, अपना ये फैसला कि ये विभाजन लोगों को स्वीकार नहीं है, किस तरह से सरकार तक पहुंचाए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गाइस, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था और किस वजह से हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के नाम से ये वाला आंदोलन जाना जाता है और ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी। मतलब कि बंगाल में तो था ही था ये वाला आंदोलन, बट जो हमारे देश के और भी ज़्यादा इलाके थे वहाँ पर भी ये स्ट्रांगली काम कर रहा था। और एग्जाम्पल के तौर पे आंध्रा के डेल्टा इलाकों में, जहाँ पे डेल्टा फॉर्म होता है, इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। गाइस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंध्रा के इलाकों में, कौन से वाले इलाकों में, डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन का नाम क्या था? वंदे मातरम आंदोलन। और गाइस, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है बाल गंगाधर तिलक की, उन्होंने संपादन किया था एक। सो गाइस, देख रहे हैं यहाँ पे ये एक इमेज शो हो रही है और इस इमेज में एक न्यूज़पेपर दिखाया गया है, और जो कि उस टाइम का अपना बहुत ही ज़्यादा फेमस और एक नामदार न्यूज़पेपर था, केसरी। ठीक है, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि केसरी अखबार का संपादन किसने किया था? उन्होंने किया था, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वदेशी आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज्य मतलब खुद का राज्य, कि हम ही अपने देश पर राज करेंगे। ठीक है, स्वराज्य के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि इंडिया में बना हुआ सामान ही यूज़ करने के लिए, और जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है वो वाला सामान का बहिष्कार करने के लिए, उसको यूज़ ना करने के लिए जोर दिया गया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। और गाइस, अब एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपको मिलने वाला है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी, जैसे कि 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में, कहाँ आज के टाइम में ढाका कहाँ है? आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कौन से ईयर में किया गया और कहाँ पर किया गया? लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए और 1909 में सरकार ने ये मान भी ली। अब परिषद में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। ठीक है, और जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। तो गाइस, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे भी गेम खेला जा रहा है। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाएगा, कौन? मुस्लिम उम्मीदवारों को। ठीक है, इससे सांप्रदायिकता मतलब कि अपने ही जात पात को बढ़ावा देने वाला एक भाव यहाँ पे भारतीयों के अंदर डालने की कोशिश की जा रही थी। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया। और 1907 में कांग्रेस तो गई टूट और मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। बहिष्कार की राजनीति जो अभी हमने ऊपर पढ़ी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए सामान का बहिष्कार करना। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबाव बन गया, जबकि जो तिलक के अनुयायी थे, जो तिलक जी को फॉलो करने वाले थे, वो बाहर से काम करने लगे।
दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हो गई और अगले साल मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक, गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। कौन से ईयर में? 1916 में। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे। पर ऐसा हुआ क्यों था? चलिए आगे देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कर दी चेंज। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यवसायिक मुनाफे पर कर दिया बढ़ा। ठीक है, तो सैनिक व्यय में इजाफे मतलब सैनिक व्यय में वृद्धि और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरती कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया। मतलब वो चीज़ें महंगी हो गई और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 7 में देख लिया कि इसमें औद्योगिक वस्तुएं कौन कौन सी, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों की मांग बढ़ गई और भारत में आने वाले आयात में ला दी इन्होंने कमी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यवसायिक समूह के विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। इन द सेंस कि में देखो, पूरे विश्व में चल रहा था युद्ध। ब्रिटेन से आना था सामान, वो आ नहीं पा रहा था क्योंकि कोई इसको आने नहीं दे रहा था। तो चीज़ों की ज़रूरत तो बढ़ती जा रही थी, ब्रिटेन से सामान आ नहीं रहा, तो जो भी कमियां हैं वो कहाँ से पूरी होगी? ऑब्वियसली है इंडिया से पूरी होगी। तो इस वजह से जिस सामान की ज़रूरत पड़ती जा रही थी, इंडिया में उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसका प्रोडक्शन हो रहा था, उसको बनाया जाने लगा और इससे भारतीय उद्योगों का विस्तार होने लगा और भारतीय व्यावसायिक समूह के विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। इन द सेंस कि अब और ज़्यादा मांग बढ़ने लगी चीज़ों की भारत में। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए तो विवश कर ही दिया। ठीक है, एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। मतलब कि लोगों को, गांव के लोगों को बोल ले, बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पे भेजा जाने लगा। इसमें से तो बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद तो ये सीख लेकर ही लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो भी शक्तियाँ काम कर रही है, एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से शोषण कर रही है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार, समाजवादी विचार बड़े बड़े पैमाने पर फैलने लगे और भारतीय राष्ट्रवादियों को इससे नई प्रेरणा मिलने लगी। क्या प्रेरणा मिलने लगी? कि भाई हमारा जो भी शोषण कर रहा है, जो हमारे पे अत्याचार कर रहा है, उसका विरोध कैसे करना चाहिए। जब वो दूसरे लोग विरोध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ठीक है। और फिर भारतीय इतिहास में आगमन होता है गांधी जी का, जब वो 46 साल के थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अहिंसक मतलब मारपीट नहीं करनी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पे उनकी बहुत अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने का मौका मिला।
महात्मा गांधी ने पहले पूरे साल, ठीक है, पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, वहाँ के अलग अलग एरियाज़ के लोगों से मिले और उनकी ज़रूरतों, उनकी हालातों को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए और इन्हीं आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, ठीक है। और गाइस, जो महात्मा गांधी की जर्नी है, उस जर्नी को एक वंदे भारत मेमोरियल है भुजौड़ी, भुज के पास, इवन मतलब भुज का ही पार्ट है भुजौड़ी, तो उस जगह पे है वंदे मातरम मेमोरियल और वहाँ पर हमारे इंडिया की एक बहुत प्यारी झलकी शो की गई है। मैं वहाँ पर्सनली विज़िट करके आई हूँ और इवन उसका वीडियो भी मैंने अपने दूसरे चैनल तारुचि व्लॉग्स में डाला है और अगर आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा है वंदे भारत मेमोरियल और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप पर्सनली विज़िट करके आना, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू।